मैं अपने मोहल्ले के किराने वाले की दुकान पर दुकानदार के सामने खड़े होकर उससे मिन्नतें कर रही थी। उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी कि वह मुझे बस एक बार और उधार राशन दे दे। मैं जल्दी ही उसके सारे पिछले पैसे चुका दूंगी। पहले तो वह मना किए जा रहा था, फिर उसने पता नहीं क्या सोचा और मुझे थोड़ा थोड़ा सब सामान दे दिया और बोल दिया कि अब आगे से वह मुझे तभी सामान देगा जब मैं उसके सारे बकाया पैसे दे दूंगी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैं खुश थी कि मैं अब अपनी बहन और अपनी बीमार माँ को खाना खिला सकूंगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बहन ने रोते हुए कहा था कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तभी मैंने उससे कहा था कि मैं अभी आटा वगैरह लेकर आती हूँ और फिर उसके लिए चीनी का पराठा बना कर दूँगी। उसे चीनी का पराठा बहुत पसंद था। मैं जैसे ही घर के अंदर सामान लेकर गई, वे दौड़कर मेरे पास आई और बोली, आप सामान ले आईं? जल्दी चलिए, चीनी का पराठा बनाइए, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा अभी बना कर लाती हूँ। मैंने अपनी बहन रिमशा के लिए और अपने लिए चीनी का पराठा बनाया था और अपनी अम्मी के लिए एक पतली सी रोटी बनाकर लाई थी। मेरी अम्मी बहुत बीमार थीं। उनकी खांसी बहुत दिनों से ठीक ही नहीं हो रही थी। मैंने अपने दिल में सोचा कि अब तो मोहसिना खाला से बोल ही देती हूँ कि मुझे किसी के घर काम पर लगवा दें। वह तो मेरे पीछे जब से ही पड़ी थी, जब से मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था। वे मुझसे कहती थी कि अब तो तुम्हारे अब्बा भी नहीं रहे और तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है, इसलिए तुम किसी के घर जाकर साफ़ सफाई का काम कर लो, जिससे तुम्हारा घर खर्च चलता रहे। मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं किसी के यहाँ नौकरी करूँ। मगर अब तो दुकान वाले ने भी उधार राशन देने से मना कर दिया था। ये सब सोचते सोचते मैंने सारे बर्तन भी धो लिए थे। मैं बर्तन धोने के बाद खड़ी हुई तो मेरी नज़र सामने दीवार पर लगे शीशे पर चली गई, जिसमें मेरा ही चेहरा दिख रहा था। मेरा रंग तो काला था ही, चेहरे पर दाने भी थे, जिससे मैं और भी ज़्यादा बदसूरत लग रही थी। मेरी अम्मी और अब्बू दोनों ही काले थे, इसलिए मेरा रंग भी काला था। मेरी छोटी बहन रिमशा का रंग थोड़ा सांवला था, मुझ जैसा काला बिल्कुल नहीं था। मैं उदास होकर सोचने लगी कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। जो भी मुझे देखता था बस सूरज, चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या बोलता था। मैं उदास हो जाती थी, इसलिए मैं लोगों से कम ही मिलती जुलती थी। अब मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं मोहसिना खाला के घर गई और उनसे बोला कि मुझे कहीं काम पर लगवा दें। मेरे घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही है। वे मुझे अपने साथ कई घरों में लेकर गईं, मगर सब ने मेरी शक्ल देखकर मना कर दिया। उनका कहना था कि घर के नौकर भी देखने में अच्छे होने चाहिए, जिससे आने वाले पर अच्छा इम्प्रेशन पड़े। मैं उदास हो गई थी। मैंने मोहसिना खाला से कहा कि आप जाइए, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। मैं यूं ही सड़कों पर घूमे जा रही थी। चलते चलते मैं एक घर के सामने पहुंची। वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि घर की साफ़ सफाई के लिए एक लड़की की ज़रूरत है। मैं खुश हो गई और फिर घर के अंदर चली गई। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग मुलाजिमा थी, जिसने मुझसे कहा कि देख लो, बहुत बड़ा घर है, सारे घर का काम कर लिया करोगी? मैंने कहा कि हाँ, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है, मैं सारा काम सही से कर लिया करूँगी। मैं वहाँ पर उसी दिन से ही काम करने लगी थी। पहले मैंने नीचे के सारे कमरे साफ़ किए और फिर उस मुलाजिमा ने कहा कि ऊपर के भी कमरे साफ़ कर लो। तो मैं ऊपर आ गई। ऊपर भी बहुत सारे कमरे थे। मैं काम करते करते थक गई तो वहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ था, उसके ऊपर जाकर बैठ गई। वहाँ पर बेड के सामने एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, जिसमें मेरा पूरा अक्स साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं अपने चेहरे और अपने हाथों को छू छू कर देखने लगी। तभी मुझे वहाँ पर किसी की आवाज़ आई, क्या सोच रही हो? मैं घबरा कर वहाँ से उठ गई और मैंने कहा, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं बेड पर नहीं बैठूँगी, मुझे काम से मत निकालना। मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। मैं बस अपनी लो में ही बोले जा रही थी। मुझे लगा कि मेरे यहाँ बैठने से वे नाराज़ हो गई होंगी। वे बोली, चुप हो जाओ और वहीं पर बैठ जाओ। मैं बैठ गई तो वे औरत मेरे सामने आ गई। वह तो मुझसे भी ज़्यादा काली और बदसूरत थीं। वह मुझसे बोली, क्या तुम्हें अपने काले रंग से गिला है? मैंने कहा कि दुनिया वाले मुझे हर वक्त ये एहसास दिलाते हैं कि मैं काली और बदसूरत हूँ। आपके यहाँ से पहले मैं जितने भी घरों में काम मांगने गई, वहाँ पर मेरे काले रंग का हवाला देकर मुझे काम देने से मना कर दिया था। हमारे मोहल्ले में अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी अम्मी उसे कहकर चुप कराती हैं कि चुप हो जाओ, नहीं तो मैं काली रिहाना को बुला लूँगी। सब मुझे काली काली कहकर बुलाते हैं। उसने कहा, क्या तुम मुझसे भी ज़्यादा काली हो? तो मैं चुप हो गई। मैं उनकी नौकर थी, भला उनके सामने कैसे कहती कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा काली और बदसूरत हो।
फिर तंजिया हंसते हुए बोली, मैं समझ गई कि तुम क्या सोच रही हो। देखो, हमारी शक्ल सूरत अल्लाह ने बनाई है और इसलिए हमें उनसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। मैंने उसे बताया कि मेरे घर में मेरी छोटी बहन है और मेरी अम्मी बीमार हैं। मुझे काम की सख्त ज़रूरत थी। मैं आपका बहुत एहसान मानती हूँ कि आपने मुझे ये काम दे दिया। वे मुझसे बोली कि मुझे तुमसे एक काम और है, और ये कहकर उन्होंने मेरे हाथ में कुछ रुपए दिए और बोली कि तुम कल अपने घर पर ये कह करके आना कि तुम्हें किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। तुम 2-3 दिन बाद ही वापस आओगी। मैंने उनसे पूछा कि आपको मुझसे क्या काम है। वे बोली, जब तुम कल सुबह आओगी तो मैं तुम्हें वे काम बताऊंगी। मैं अपने घर आ गई। मैंने अपनी अम्मी से सारी बात बताई कि मुझे एक घर में साफ़ सफाई का काम मिल गया है। मेरी अम्मी बोली, अगर तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है तभी वहाँ पर काम करना। मैंने वे पैसे अपनी अम्मी को दे दिए और उनसे कहा कि अब तो मैंने ये पैसे ले लिए हैं, अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा। अगली सुबह मैं उसी घर में पहुंच गई। वे मोहतरमा मुझसे बोली कि मैं तुम्हें एक जगह का नाम बताती हूँ, तुम्हें वहाँ पर जाकर एक लड़की को तलाश करना है जिस पर इस दुनिया वालों ने इतने जुल्म और सितम किए हैं कि वे बेचारी मरना चाहती है। तुम्हें उसकी जितनी मुमकिन हो सके मदद करनी है और उसके मसले सुलझाने हैं। मैं तुम्हें इसके लिए अच्छी खासी रकम दूँगी। उन्होंने मुझे एक जगह का एड्रेस बताया। मैं उस जगह पर पहुंच गई। वहां जाकर मैंने एक आदमी से पूछा कि ऐसी लड़की का घर कहाँ है जो इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान है और अपनी जान देने का सोच रही है। वे पहले तो सोचने लगा, फिर बोला कि ऐसी बस अर्शी है, क्या तुम उसके बारे में ही पूछ रही हो? मैंने कहा कि हाँ, मैं उसके ही बारे में पूछ रही हूँ। अर्शी का घर कहाँ है? उस आदमी ने मुझे उसके घर का पता बता दिया और मैंने उसके घर जाकर उसके दरवाज़े पर हाथ मारा। एक लड़की ने दरवाज़ा खोला जिसने अपना मुंह दुपट्टे से ढक रखा था। मैंने उससे पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने कहा कि हाँ, आ जाओ। मैंने घर के अंदर जाकर उससे कहा कि मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। मुझे बताओ कि ऐसी क्या बात है जो तुम इतना परेशान हो? तुम मुझे अपनी हर बात बता सकती हो। उसने अपने मुंह पर से दुपट्टा हटाया तो मैं उसका चेहरा देखकर चौंक गई। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। उसकी गर्दन, उसके कान, हर जगह पर जलने के निशान थे। मैंने उससे पूछा, ये तुम्हारा चेहरा कैसे जल गया? वो बोली, कभी मैं भी बहुत ज़्यादा हसीन थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मैं अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मेरी भाभी मुझसे बहुत जलती थी। मेरी काली और बड़ी बड़ी आँखें थीं। मेरे गालों में डिम्पल पड़ते थे। मेरी भाभी मुझसे पूरे घर का काम करवाती थी। मेरे भाई अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर जाते रहते थे। मेरी भाभी ने अपनी बहन को भी वहीं बुलाकर रख लिया था। एक बार मेरी भाभी का चचेरा भाई इलियास उनसे वहाँ पर मिलने आया था। उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि उसके सामने बिल्कुल भी नहीं आना। वे जब भी घर में होता मैं किचन में ही रहती। भाभी अपनी बहन निशात की शादी इलियास से करवाना चाहती थी। मैं पूरा दिन किचन के काम में ही लगी रहती थी। एक बार इलियास किचन में पानी पीने आ गया। उसने मुझसे पानी मांगा। मैंने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया। वे गिलास पकड़ते हुए मुझे ही देके जा रहा था। मुझे पता था कि अगर मेरी भाभी ने इसे यहाँ पर देख लिया तो वे मुझे बहुत मारेंगी, मगर इलियास वहाँ से जा ही नहीं रहा था। मैं ही वहाँ से बाहर चली गई। अब हर वक्त वो मुझे ही देखता रहता था। एक दिन उसने मौका देखकर मुझसे बोल ही दिया कि तुम्हारी आंखें इतनी ज़्यादा गहरी हैं कि मैं उनमें डूब गया हूँ। मुझे तुम्हारे अलावा कोई और अच्छा नहीं लगता है। मैं तुमसे ही शादी करूँगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। वो बोला कि मगर मैं तो बस तुमसे ही शादी करूँगा। मुझे भी उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। मैं भी उससे मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन हम दोनों बातें कर रहे थे कि भाभी और निशात ने हमारी बातें सुन ली। उन्होंने उस वक्त तो मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन इलियास ये कहकर चला गया कि वह अपनी अम्मी को मेरे घर पर रिश्ता लेकर भेजेगा। उस दिन मेरे भाई भी घर पर नहीं थे। भाभी और निशात मुझसे ये कहकर चली गई कि वे किसी की शादी में जा रही हैं। मुझे तो वे वैसे भी अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाती थी। शाम हो गई थी लेकिन अभी तक वे दोनों वापस घर नहीं आई थी। मैंने घर का सारा काम कर लिया था। तभी दीवार से एक लड़का अंदर कूदकर आया और मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। उसने मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। मैं शोर मचाने लगी। तभी दरवाज़ा बाहर से खुला। मेरी भाभी, उनकी बहन निशात और गांव के बहुत सारे लोग घर के अंदर आ गए। मेरी मेरी भाभी बोली,
देखो ये कलमुही कैसे अपना मुंह काला करवा रही है। तभी निशात ने उस लड़के को इशारा किया और वह वहाँ से जैसे आया था वैसे ही दीवार छलांग कर भाग गया। अब गांव वालों ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और मुझे बहुत मारा। उनके जाने के बाद मुझे भाभी ने भी बहुत मारा। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, मगर मेरी भाभी ने अगले दिन ही मुझे किचन के काम करने के लिए खड़ा कर दिया था। मैं सालन बना रही थी कि मुझे चक्कर आया और मेरा मुंह गरम गरम सालन के पतीले में चला गया। मेरा सारा चेहरा जल गया था। मेरी भाभी ने और गांव वालों ने यही कहा कि मुझे ऊपर वाले ने मेरे गुनाहों की सज़ा दी है। मुझे गुनाहगार कहकर इस अकेले झोपड़े में छोड़ दिया गया। अब मैं यही सोच रही थी कि अपनी इस ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। मैंने उससे कहा कि उस लड़के को गांव वालों ने कुछ नहीं कहा जो उस रात तुम्हारे घर आया था। वे बोली कि नहीं, उन लोगों ने तो उसे सही से देखा भी नहीं था, उससे पहले ही वे वहाँ से भाग गया था। मैंने उससे पूछा कि तुम उस लड़के का पता जानती हो? तो अर्शी ने मुझे उस लड़के के घर का पता बता दिया। मैं उसके घर पहुँच गई और मैंने उसे जाकर बहुत डराया। उससे बोला कि तुम्हें पुलिस को दे दूँगी, नहीं तो सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लो। वे डर गया और उसने सब गाँव वालों के सामने सच बता दिया कि अर्शी बेगुनाह है। मुझसे ये सब अर्शी की भाभी और भाभी की बहन ने करवाया था और इसके लिए उन्होंने मुझे एक मोटी रकम भी दी थी। सब गांव वालों ने उसे बहुत मारा। फिर मैंने अर्शी से इलियास का पता पूछा और उसके घर पहुंच गई। उसे सारी बात तफसील से बताई और उसे साथ लेकर अर्शी के पास आ गई। वह अर्शी को देखकर बोला, मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारी खूबसूरती से नहीं। मैं अब भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने अर्शी से पूछा कि तुम्हारे भाई भाभी कहाँ हैं? वे बोली कि मेरी भाभी को और निशात को अल्लाह ने उनके किए की सज़ा दे दी थी। एक दिन घर में ऐसी आग लगी कि वह दोनों साथ में जलकर राख हो गईं। मेरे भाई तो जब से ही बहुत शर्मिंदा थे, तब से सब लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए थे। घर और भाभी के जल जाने के बाद वे अब गांव में आते ही नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। इलियास ने पूरे गांव के सामने अर्शी के साथ निकाह कर लिया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। अब मेरा काम पूरा हो गया था। मैं वापस उसी घर में आई और अपनी मालकिन को पूरी बात बता दी। वह खुश होते हुए बोली, शाबाश रिहाना, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पूछा कि मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि आपको अर्शी के बारे में कैसे पता चला? वे बोलें कि मेरे एक रिश्ते की बहन भी वहीं अर्शी के गांव के पास वाले गांव में ही रहती है। उसने ही मुझे सारी बात बताई थी। अगर किसी मज़लूम पर जुल्म होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब तुम बताओ, तुम तो अपने रंग से खुश हो। मैंने कहा कि हाँ, जब से मैंने अर्शी को देखा है मुझे अपना चेहरा अच्छा लगने लगा है। वे बोली, देखो अर्शी तो कितनी खूबसूरत थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? ये दुनिया वाले ऐसे ही होते हैं, इनकी बातें दिल पर नहीं लेनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? वे बोली कि ये दुनिया बस बाहर की खूबसूरती को ही अहमियत देती है, अंदर से कोई इंसान जितना भी खूबसूरत हो और अच्छे दिल का मालिक हो, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से मर्द आए जिन्हें मेरी दौलत तो अच्छी लगती थी, मगर मेरी शक्ल सूरत नहीं। इसलिए मैंने अकेले ज़िंदगी गुजारने का ही फ़ैसला किया है। उन्होंने मुझे एक थैली दी जिसमें बहुत सारे रुपए थे। वे मुझसे बोले कि आगे भी मुझे तुमसे ऐसे बहुत से काम पड़ेंगे। हमें कोई भी परेशान दिखेगा तो हम उसकी मदद करेंगे। तुम उसमें मेरा साथ दोगी ना? मैंने कहा हाँ ज़रूर, और मैं अपने घर आ गई। मैंने सबसे पहले जाकर उस दुकान वाले का सारा उधार चुकाया और अपने घर के लिए उससे राशन लेकर आई। और अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे किसी भी नाम से बुला रहा हो। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया की सबसे हसीन लड़की हूँ।